64% मतदान के साथ संपन्न हुआ चंपावत उपचुनाव। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। 3 जून को आएंगे नतीजे। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला घेतोड़ी ने प्रशासन पर लगाए आरोप। कहा, मेरी शिकायतों को प्रशासन ने किया अनसुना। दोषियों पर नहीं हुई कार्रवाई तो करेंगी अनशन। कालाढूंगी में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने की कड़ी कार्रवाई। 2 लोगों पर लगाया 40 लाख से अधिक का जुर्माना। कई जगह की गई छापेमारी। और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर लक्सर में बुलाई गई सर्वधर्म बैठक। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर लक्सर कोतवाली में बैठक। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज को सीमित करने का भी सभी से किया गया अनुरोध। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो चंपावत से मिल रही है, जहां उपचुनाव में 64% से अधिक मतदान हुआ है। 96,213 में से 61,711 मतदाताओं ने वोट डाले। कुछ बूथों में 5 बजे के बाद भी कतार लगी रही। सभी प्रत्याशियों की किस्मत फिलहाल ईवीएम में कैद है। 3 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। भाजपा प्रत्याशी सीएम धामी, कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला घेतोड़ी, निर्दलीय प्रत्याशी ललित मोहन भट्ट और हिमांशु गड़कोड़ी की किस्मत का फैसला होगा। चलिए, तो चंपावत उपचुनाव हो गया है और इस उपचुनाव में 64% से अधिक का मतदान हुआ है। और किस तरीके से कितने मतदाताओं ने वोट डाला है और तमाम जानकारियों के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट। कैलाश, उपचुनाव में 64% से अधिक मतदान हुआ है। फिलहाल अगर बात की जाए तो कितने मतदाताओं ने वोट डाला है और अब जो किस्मत का फैसला है वो भी ईवीएम में कैद है, जल्दी आएगा? बिल्कुल, देखिए, चंपावत का जो उपचुनाव था वो संपन्न हो चुका है सफलतापूर्वक। कल 5 बजे जब चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद जो मशीनें थी, ईवीएम की जो मशीनें थी, उनको स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है कड़ी सुरक्षा के बीच। 96,000 के लगभग मतदाता थे, जिनमें अधिकतर यहाँ पर पुरुष और महिलाएं जो थी, लगभग सभी ने अपने मतों का इस्तेमाल यहाँ पर बखूबी किया है। और कल जो आलम था चंपावत का वो देखने लायक था, क्योंकि 151 बूथ थे। वहां पर जो भीड़ वहां पर देखी जा रही थी उसको देखकर लग रहा था कि लोगों में खासा उत्साह है चुनाव को लेकर, खासतौर पर अपने क्षेत्र के विकास को लेकर। और जाहिर तौर पर जब वोट ज्यादा होता है तो इसका मतलब साफ है कि लोग अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं। कल भी यही आलम देखने को मिला था हिमांशा। और जिस तरीके से हमने आपको कल भी यहाँ पर अपने IND के माध्यम से दर्शकों को बताया था कि जनता का जो साइकोलॉजी होती है वो यही होती है कि जब भी कोई सिटिंग मुख्यमंत्री चुनाव लड़ता है तो उसको जिताने की कोशिश की जाती है। हालांकि 3 तारीख को नतीजे किसके फेवर में आएंगे ये तो 3 तारीख के गर्भ में ही छुपा है। लेकिन जिस तरीके से कल जो मत प्रतिशत बढ़ा तो कयास लगाए जा सकते हैं कि मुख्यमंत्री की ओर ये वोट यहाँ पर गए हैं। और जिस तरीके से जो बीजेपी के जो नेता थे, संगठन से जुड़े जो लोग थे, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। कल देर शाम भी मेरी पर्सनल यहाँ पर बातचीत हुई थी। उनका भी साफ तौर पर यह कहना था कि वोट जो प्रतिशत है बहुत अच्छा है, उनके फेवर में है। वहीं अगर कांग्रेस की भी मैं बात यहाँ पर करना चाहूंगा, अगर कांग्रेस की बात करें तो कल कांग्रेस की जो प्रत्याशी थी निर्मला घेतोड़ी, वो नाराज नजर आई थी। उनका साफ तौर पर प्रशासन पर कई तरह के उन्होंने आरोप लगाए थे। कल वो धरने पर भी बैठने की बात यहाँ पर कर रही थी। तो कहीं ना कहीं एक तरफ निराशा थी, एक तरफ उत्साह था। तो उत्साह वहीं होता है जहां पर एक उम्मीद होती है, निराशा वहीं पर वहां होती है जहां पर लगता है कि अब उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को लेकर पहले ही ये कहा जा रहा था कि वॉकओवर देने की कोशिश कांग्रेस ने की है। और जिस तरीके से निर्मला घेतोड़ी की कल नाराजगी थी वो सार्वजनिक भी हुई। और वहीं 64% अगर मतदान होता है तो इसके मायने साफ तौर पर निकाले जा सकते हैं कि कल चंपावत की जनता ने उपचुनाव में विकास के नाम पर वोट दिया है।
लेकिन कैलाश, लेकिन ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से कल कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी ने जो आरोप लगाए हैं और अपनी नाराजगी भी जाहिर की है, प्रशासन पर भी आरोप उन्होंने लगाए हैं, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि ईवीएम और मतदान को लेकर जिस तरीके से लगातार आरोप लगाए जाते हैं। देखिए, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगना कोई आम बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। और खासतौर पर जब पक्ष और विपक्ष का सवाल होता है तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता है। एक और मुख्यमंत्री थे जो हैवीवेट थे, एक और निर्मला गैतोड़ी थी जो महिला थी, और खासतौर पर तब जब कांग्रेस के जो नेता थे, कोई भी उनका यहाँ पर संगठन उस तरीके से मजबूत यहाँ पर कांग्रेस का नहीं आ रहा था। कल आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो चेहरे कांग्रेस के हैं, जो दिग्गज है, वो वहां पर नजर नहीं आ रहे थे। अगर हरीश रावत की बात करें, हरीश रावत कल देहरादून के मसूरी में थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर नहीं थे। तो जाहिर तौर पर अकेला खुद यहां पर महसूस कर रही थी। और जाहिर तौर पर प्रशासन को लेकर कहीं ना कहीं आरोप उन्होंने जरूर लगाए हैं, लेकिन ये आरोप इतने गंभीर नहीं थे। ये सिर्फ एक हताशा यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही थी। और हताशा क्योंकि इसलिए कि जो संगठन के अपने लोग हैं, संगठन के जो अपने नेता है, उन्होंने यहाँ पर साथ नहीं दिया, ये उसी का नतीजा था। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने एक सवाल उठाया है, तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी स्वाभाविक है निर्मला गैतोड़ी की। और ये नाराजगी सिर्फ प्रशासन से नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं अपने संगठन से भी ये नाराजगी है। बिल्कुल कैलाश, ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि 3 जून को जिस तरीके से नतीजे आने वाले हैं और बीजेपी आशान्वित है क्योंकि जीत कहीं ना कहीं दहलीज पर खड़ी हुई है, क्या कितनी ऐतिहासिक जीत देखने को मिल सकती है? देखिए, जहां तक ऐतिहासिक जीत का सवाल है तो जाहिर तौर पर ये तो काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा कि कितने मतों से कौन यहां पर जीत रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर निर्मला गैतोड़ी हो, क्योंकि दो ही यहां पर मुख्य प्रत्याशी थे जिनके बीच में ये चुनाव था, कांग्रेस और बीजेपी के बीच। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि जब भी कोई सिटिंग मुख्यमंत्री चुनाव लड़ता है तो जाहिर तौर पर जनता उस ओर अग्रसर जरूर होती है, ये साइकोलॉजी है। दूसरी बात, जब मुख्यमंत्री यहां से चुनाव लड़ रहे थे, उससे पहले ही जब सीट नहीं छोड़ी गई थी उनके लिए कैलाश गैतोड़ी द्वारा, उस वक्त भी उन्होंने कई तरह की घोषणाएं चंपावत जिले के लिए की थी। और जब कैलाश गैतोड़ी ने उनके लिए अपनी सीट यहां पर छोड़ी, अपनी विधायिका से इस्तीफा दिया, उसके बाद भी यहां पर मुख्यमंत्री आए, उन्होंने यहां पर कहा कि साफ तौर पर यहां पर विकास होगा। जो मूल यहां पर जो समस्या है, चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सड़कों की बात करें, रोजगार की बात करें या पलायन की बात करें, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर है। चंपावत जिले में तो ये होगा ही, लेकिन उसके अलावा प्रदेश के जो अन्य जिले हैं, जो 12 जिले हैं, वहां पर भी इन तमाम चीजों को लेकर सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है। और अगर मुख्यमंत्री यहां से चुनाव जीतते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भी घोषणाएं इस चंपावत विधानसभा के लिए की गई हैं, उन घोषणाओं को पूरा होने में देर नहीं लगेगी। बिल्कुल, चलिए कैलाश, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो जिस तरीके से 3 जून को उपचुनाव ईवीएम में सभी प्रत्याशियों की जीत जो है वो किस्मत वो वहां पर है और 3 जून को देखना होगा कि किसकी किस्मत खुलती है। हालांकि जो आशा है बीजेपी के जो सीएम है वो धामी, उनकी ज्यादा जीत के आसार यहां पर लगातार बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर चमोली से, जहां आप पर्यटक फूलों की घाटी का दीदार कर सकेंगे। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए आज से खुलेगी। 400 से 500 लोगों को प्रतिदिन जाने की इजाजत दी जाएगी। फूलों की घाटी जाने के लिए 150 रुपए का टिकट लगेगा। 12 साल से छोटे बच्चों को कोई टिकट नहीं लगेगा। तो चमोली में अब पर्यटक फूलों की घाटी का दीदार कर सकेंगे और विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए आज से खुलेगी। तो ये तस्वीरें जहां पर पर्यटक अब फूलों की घाटी का दीदार कर सकेंगे और जो ये तस्वीरें हैं आपको दिखा रहे हैं, चमोली में फूलों की घाटी है और इसका दीदार अब पर्यटक कर सकेंगे। और विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी अब पर्यटकों के लिए आज से खुल जाएगी और 400 से लेकर 500 रुपए तक लोगों को जाने की इजाजत दी जा रही है। चलिए, तो आप पर्यटकों के लिए फूलों की घाटी, जो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी है, वो आज से खुल रही है और 400 से 500 लोगों को प्रतिदिन यहां पर जाने की इजाजत दी जाएगी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ लगातार हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़े हुए हैं। कैलाश, अब विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुल रही है, क्या कुछ तैयारियां हैं यहाँ पर, किस तरीके से लोग घाटी पहुंचेंगे?
देखिए, यहाँ पर जो वन विभाग है, वन विभाग द्वारा पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। रिजर्व क्षेत्र ये आता है, आरक्षित क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर कई लोगों को जाने की परमिशन नहीं होती। और यहाँ पर जिस तरीके से 2.5 साल बाद इस वक्त जैसे चारधाम यात्रा खुली है, वैसे ही इस वक्त फूलों की घाटी को खोला है पर्यटकों के लिए। और बहुत ही ज्यादा हाइट होने के चलते यहाँ पर कम लोग जा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल है बहुत कम होता है। और सबसे बड़ी बात, फूलों की घाटी सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व मानचित्र पर फूलों की घाटी का नाम आता है। 500 से ज्यादा प्रजातियां हिमांशा यहाँ पर पाई जाती हैं फूलों की, जो अलग अलग वैरायटीज यहाँ पर होती हैं। और इसको लेकर कई शोधकर्ता यहाँ पर जाते हैं, क्योंकि कई औषधीय यहाँ पर अगर मैं जड़ी बूटियों की बात करूं, कई जड़ी बूटियों का खजाना है वैली ऑफ फ्लावर्स। और यहाँ पर जिस तरीके से बात की जाए कि पर्यटक लगातार यहाँ पर आते हैं, लेकिन फूलों के साथ, कुदरत के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इसीलिए इस वक्त संख्या निर्धारित की गई है। 500 लोग प्रतिदिन यहाँ पर जाएंगे। एक फीस यहाँ पर निर्धारित की गई है। साथ ही यहाँ पर मॉनिटरिंग की भी इस वक्त यहाँ पर विभाग द्वारा कोशिश की जा रही है कि बाकायदा यहाँ पर मॉनिटरिंग हो, क्योंकि लोग यहाँ पर कम इसलिए जाते हैं कि हेमकुंड वाला जो रास्ता है, वहीं से ये रास्ता कटता है वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। बहुत ही कठिन ये रास्ता है और जाहिर तौर पर संकरी गलियां हैं। मौसम यहाँ पर अनुकूल नहीं रहता, कई बार अमूमन बारिश यहाँ पर होती है। तो इस वक्त कोशिश सरकार की यही रहेगी कि इसको, वैली ऑफ फ्लावर्स को भले ही यहाँ पर खोल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड संख्या में लोग जाएं, किसी तरह का कुदरत से कोई खिलवाड़ ना हो, इसका खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल। चलिए कैलाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो विश्व प्रसिद्ध फूलों की जो घाटी है वो आज से खुल रही है और 400 से 500 लोग प्रतिदिन लोगों को जाने की इजाजत यहां पर दी है। अगर बात की जाए तो यहां जाने के लिए 150 रुपए का टिकट जो है वो रखा गया है। साथ ही 12 साल से छोटे बच्चों को किसी भी प्रकार का टिकट नहीं लेना होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर काशीपुर से मिल रही है, जहां ट्रैक्टर रिपेयरिंग सर्विस सेंटर में भीषण आग लग गई। अज्ञात कारणों से सर्विस सेंटर में भीषण आग लगी है। आग की लपटों से हाईटेक बिजली के तार भी टूट गए। सूचना मिलते ही मौके पर क्षेत्रीय पटवारी और दमकल विभाग की टीम पहुंची। दमकल विभाग की टीम की मुस्तैदी के चलते शहर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। राजस्व विभाग की टीम आग में हुए नुकसान की फिलहाल जांच कर रही है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। आपको बता दें, काशीपुर के चीमा चौराहे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये खबर बता रहे हैं काशीपुर से, जहां ट्रैक्टर रिपेयरिंग सर्विस सेंटर में भीषण आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि कारण क्या रहे आग लगने की, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई है। आग की लपटों से हाईटेक बिजली के तार भी जलकर टूट गए। सूचना मिलते ही मौके पर क्षेत्रीय पटवारी और दमकल की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। तो काशीपुर में ट्रैक्टर रिपेयरिंग सर्विस सेंटर में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि आग की लपटों से हाईटेक बिजली के तार भी जलकर टूट गए। सूचना मिलते ही मौके पर क्षेत्रीय पटवारी और दमकल विभाग की टीम पहुंची। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो ट्रैक्टर रिपेयरिंग सर्विस सेंटर में भीषण आग लगी है। की लपटों से हाईटेक बिजली के तार टूट गए। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर क्षेत्रीय पटवारी और दमकल विभाग की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री धामी के विरुद्ध कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही निर्मला गैतोड़ी ने प्रशासन पर आरोप लगाया है। निर्मला ने भाजपा से मिली भगत करने और उनकी शिकायतों को अनदेखा करने का आरोप लगाया। निर्मला ने कहा कि कई बूथों से शिकायत आई कि उनके बूथ एजेंटों को डराया धमकाया जा रहा था। उन्होंने एक ठेकेदार पर उनके बूथ एजेंटों को डराने धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस बात की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से कर दी थी, परंतु उन दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वह अनशन पर भी बैठेंगी। मेरे कुछ एजेंटों ने बताया कि उनको डराया धमकाया जा रहा है बूथ में, और जो बूथ में धमका रहा है उसका नाम भी बताया,
उसके द्वारा लोगों से कहा गया उनसे कि भाई तुम क्यों इसमें बैठे हो, मुख्यमंत्री के खिलाफ 5 साल है, तुम्हारा कैरियर है, हम भी देख लेंगे, सरकार हमारी है, जो भी है। जिस तरह से वो लोग सब चले गए। तो ये क्यों प्रशासन ये कर रहा, मैं उनसे एक जवाब लेना चाहती हूँ कि भाई आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी, किस दबाव पर करी और क्यों नहीं आप इन पर कार्रवाई करो। विगत 30 मई को बेंगलुरु कर्नाटक में किसान सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत पर हमला किए जाने और स्याही फेंके जाने के विरोध में देश भर के किसानों में रोष है। चौधरी राकेश पर हुए हमले के विरोध में उत्तराखंड में भी संयुक्त किसान मोर्चा संगठन में भारी रोष है। किसानों ने कर्नाटक पुलिस पर राकेश टिकैत पर हमला कराए जाने की साजिश किए जाने का आरोप लगाया। मंगलौर में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मंगलौर कोतवाली का घेराव कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने कर्नाटक पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि चौधरी राकेश टिकैत पर कर्नाटक पुलिस की साजिश के तहत ही हमला किया गया है। भाजपा किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। कर्नाटक में राकेश टिकैत पर हमला हुआ और कर्नाटक पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया। सरकार ने अगर जल्द ही कर्नाटक पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो देश भर के किसान सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। गिरी गई बंगलौर में, उसके एवज में जो चौधरी नरेश टिकैत जी का हुक्म था, क्योंकि किसान भड़क गया था, पूरे देश का किसान भड़क गया था, तो कल चौधरी नरेश टिकैत जी ने आपातकालीन मीटिंग बुला के सिसोली में सभी किसानों को शांत किया और सबको कहा ज्ञापन दिए जाएं डीएम के पास। तो सबसे नजदीक पॉइंट जो मंगलौर में विजय शास्त्री जी ने ये रखा था, तो पूरे हरिद्वार जिले का किसान यहाँ पे आज इकट्ठा हुआ है और आज ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन के बाद जो भी आदेश सिसोली से आएगा उस आदेश पे पूरे हरिद्वार जिले का किसान फूल चढ़ाएगा, चाहे वो रोड जाम करने का हो, चाहे थाना घेरने का हो, चाहे डीएम का घेराव हो, कुछ भी करना पड़े, गोली भी खानी पड़े, तो हरिद्वार का किसान इसलिए तैयार है। कल चौधरी साहब को जो वहाँ स्याही फेंकी गई, माइक से हमला किया गया, ये सरकार की सोची समझी साजिश है और उसे देख कर यहाँ किसानों में पूरा रोष पैदा हो गया और हम तो कदम कोई और ही उठाते, पर हमें जैसा हाईकमान से आदेश मिला हम उसके अनुसार आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए सब लोग पहुंचे और आनंद फानंद में कोई तैयारी भी नहीं थी। जिसको भी पता लगता रहा अपनी इच्छा से सब लोग यहाँ पहुंचे और आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है। ये भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जो किसान है, राकेश टिकैत जी के साथ जो बेंगलुरु में स्याही फेंकने की घटना हुई है, उसके विरोध के संबंध में यहाँ पर आके लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित है। ज्ञापन को उचित माध्यम से चलिए, और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल सैनी जुड़ गए हैं। राहुल, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर स्याही फेंकने का जो हमला हुआ था उसको लेकर अब जो किसान हैं वो काफी ज्यादा रोष यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। ज्ञापन भी उन्होंने सौंपा है, क्या कुछ मांगे हैं उनकी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी है, उनके ऊपर जो हमला किया था और स्याही फेंकने की जो घटना की गई थी, उसके विरोध में जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो गुट के कार्यकर्ता हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने जो है मंगलौर कोतवाली का घेराव किया और जो सीओ मंगलौर है उन्हें एक ज्ञापन भी दिया है। साफ तौर पर किसानों का कहना है कि इस तरह की यदि घटना किसान नेताओं के साथ होगी तो किसान जो है उसे की घटना की घोर निंदा करेंगे और आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि कर्नाटक पुलिस पर जो आरोप लगाए हैं हमला कराए जाने का, वो कितने मायने में सही है? जी बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर जो किसान हैं वो पुलिस के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस इस मामले में जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन ये भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि क्या कारण घटना कर रहा है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन पूरे देश में इस तरह की इस घटना का जो है विरोध हो रहा है। किसान जो नेता हैं वो लगातार अपने क्षेत्र में इस घटना का विरोध कर रहे हैं और जगह जगह आंदोलन और इस तरीके के ज्ञापन देने का जो काम है वो किसान नेता यहाँ पर कर रहे हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। कालाढूंगी खनन विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम ने कालाढूंगी तहसील क्षेत्र के उदयपुरी और बंदरजूड़ा में छापेमारी करते हुए अवैध खनन पकड़ा है। अपर निदेशक खनन राजपाल लेखा एवं
उप जिलाधिकारी कालाढूंगी रेखा कोहली द्वारा सोमवार को भूमि समतलीकरण के अनुमति वाले स्थानों पर छापेमारी की गई, जहां उदयपुरी में गुरविंदर सिंह के यहां अवैध खनन होना पाया गया, जबकि बंदरजूड़ा में रविंदर बोरा के यहां भी अवैध खनन होना पाया गया। वहीं दोनों पर कुल 40,68,708 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही बंदरजूड़ा में एक 10 टायरा ट्रक UK 18CA अवैध खनन में लिप्त पाए जाने पर सीज कर पुलिस चौकी बेलपड़ाव के सुपुर्द कर दिया गया। उदयपुरी में गुरविंदर सिंह के नाम से और बंदरजूड़ा में आपके रविंदर बोरा के नाम से हमें खनन की जो हमारी माइनिंग चल रही है उनमें हम लोगों के द्वारा जांच की गई। जितना अवैध किया गया उसमें तो हमारे द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की गई है। जो इनको परमिशन इनको स्वीकृत थी उससे इन्होंने अधिक खनन किया था, जिसका हमारे द्वारा नियमानुसार इनका चालान अधिरोपित किया गया। लक्सर कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने कोतवाली परिसर में सभी धर्म के लोगों के साथ बैठक की। ये बैठक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में लाउडस्पीकर की आवाज को सीमित करने के संबंध में की गई। इस दौरान लक्सर कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी संबंध में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित करने हेतु सभी धर्म के लोगों को कोतवाली परिसर में बुलाया गया और उनसे धार्मिक स्थल से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के संबंध में अवगत कराते हुए लाउड स्पीकर की आवाज को सीमित करने का अनुरोध किया गया और उसका पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जानकारी दी गई। इसके क्रम में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए उच्च अधिकारी के माध्यम से एक अभियान चलाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि पहले सभी धार्मिक स्थलों में या ऐसे स्थान जहाँ पे बहुत तेज आवाज़ का ध्वनि प्रदूषण होता है उन सभी को बुला करके उनको बता दिया जाए कि इस तरह से आवाज़ को नियंत्रण में रखें। तो इसी संबंध में उनको आज अवगत कराने के लिए हमने अपने सभी धर्म के लोगों को यहाँ बुलाया था, अन्य लोगों को बुलाया था और जिनको हमने यही बात बताई है कि भाई इस ध्वनि प्रदूषण को कम करना है और उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना है। थराली की पर्यटन नगरी ग्वालदम में पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन के 2 दिवसीय 6वें सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ परिवहन और समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने किया है। एसोसिएशन सदस्यों ने स्मृति चिन्ह और शॉल से मंत्री चंदन राम दास का सम्मान किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी गई। साथ ही डाक बंगला परिसर में पौधारोपण भी हुआ। वहीं सम्मेलन में मंत्री ने एसोसिएशन की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। अपने संबोधन में मंत्री कोरोना काल में जनता की समस्याओं को सरकार के सामने रखने पर पत्रकारों की तारीफ की है। एसोसिएशन के इस 6वें अधिवेशन के अवसर पर जो ग्वालदम के पर्यटन नगरी में आज संपन्न हुआ है, मां बधानगढ़ी के चरणों में मैं पत्रकार एसोसिएशन को आज के इस अधिवेशन की बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि मैं भी पत्रकार होने के नाते मैं पत्रकारों की समस्याओं से रूबरू हूं कि पत्रकार किन परिस्थितियों में समाज की, देश और प्रदेश की जन समस्याओं को सुलझाने के लिए अपनी जो सहभागिता है, अपनी लेखनी के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से उसका समाधान करने में जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप लोग काम करते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम में केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने वाले हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस मौके पर जनपद के हजारों लोगों ने उनको सुना और लाभार्थियों ने अपना अनुभव साझा किया। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चिंद्रिया लाल को जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला और जिला पंचायत अध्यक्ष समेत सभी ब्लॉक प्रमुखों ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। साथ ही सभी ने गंगा को स्वच्छ रखने के लिए शपथ ली।
कच्चे घर में रहती थी जो कि लकड़ी का बना हुआ था, खंडों का, और जब बारिश होती थी, बरसात में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था, बच्चे भी छोटे छोटे थे। तो मैंने 1-2 बार पहले भी कागज़ लगाए थे वहाँ आवास के लिए, तो मुझे नहीं मिल पाया। किन कारणों पे? क्योंकि कागज़ों की कमी दिखा के मेरे कागज़ वापस कर दिए जाते थे। और मैं मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ और अपने नगर पंचायत अध्यक्ष जी का, हरिमोहन सिंह नेगी जी का, कि उन्होंने मुझे आवास दिलाया है और मैंने एक पक्का मकान बना लिया। मैं बहुत खुश हूँ उस मकान में रह के, क्योंकि अब बारिश पानी जो बरसात होती है उसमें मैं अपने घर में सुरक्षित महसूस करती हूँ। इस वर्ष देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और उसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार के दिशा निर्देशन में प्रधानमंत्री जी द्वारा गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ बड़ी संख्या में जो विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया, और साथ ही साथ जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, उनमें से हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी आए हैं इस कार्यक्रम में, और उनके आश्रित जो सेनानी नहीं हैं उनके परिवारों के आश्रितों ने भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस तरह से हम आगामी समय में सभी लाभार्थियों को, विभिन्न योजनाओं के जो लाभार्थी जो अभी नहीं हो पाए हैं और जो चाहते हैं उनका तक लाभ पहुँचे, उसका एक प्रयास किया जाएगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।